हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की क्लास में। जैसा कि हम लोग कक्षा 6 को पढ़ रहे हैं, इतिहास के सब्जेक्ट को। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे। और चैप्टर 2 जो है उसका टॉपिक है आखेट संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर यह आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे मनुष्य हंटर और गैदरर से एक एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है या कृषक बनता है, जहां पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था प्रकृति के ऊपर। उसके बाद से वो डिपेंडेंट हो जाता है, खुद पर खुद से अनाज उगाता है और अपना जीवन यापन करता है। तो इसी का पूरा सीक्वेंस और इसी के बारे में एक बात की गई है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर शुरुआत, जैसा कि हर एनसीईआरटी की किताब में होता है, एक कहानी से की गई है। तुषार एक बच्चा है, उसी कहानी से शुरू की गई है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोग ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? क्या ऐसा है क्या कि शुरुआती जो मानव हुआ करते, जब तक रेलगाड़ियां या बसेस, मोटरसाइकिल, व्हीकल्स, जो ऑटोमोबाइल्स आप देखते हो, ये सब नहीं बने थे, तो क्या लोग यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वो एक ही जगह पर रहा करते थे? अब यहीं से आपकी इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि ऐसा नहीं है। अब आरंभिक मानव भी इधर से उधर घूमा करते थे। अब ऐसा वो क्यों घूमा करते थे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उनके बारे में जानते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? आखेट संग्राहक कहते हैं। आखेट संग्राहक का मतलब होता है हंटर एंड गैदरर कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि ये उत्पादक नहीं थे। ये शिकार करते थे, जंगलों से फल फूल ये सब इकट्ठा किया करते थे और उसको स्टोर करके रखा करते थे। तो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आखेट संग्राहक। ठीक है बात, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि, अब देखो, 3 कारण इसमें बताए गए हैं। एक कारण ये है, एक कारण ये है, और तीसरा कारण यहां पर दे रखा है। तो आखिर ये जो आपके हंटर और गैदरर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा क्यों करते थे? तो पहला कारण यह है कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। मतलब अगर वो एक से एक, मतलब वो लंबे समय तक किसी एक स्थान पर अगर रहते थे, तो वह आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर के समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने के लिए वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब पहला कारण क्या बताया इन्होंने कि आखिर यात्रा क्यों करते थे? पहला कारण ये था कि जब वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, क्योंकि इनको उत्पादन तो था नहीं, ये खुद उत्पादन करते नहीं थे, तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये जंगलों पर ही डिपेंडेंट होते थे। तो वहां पर लंबे समय तक रहने पर वहां की जितनी भी संपदा थी उसको खा करके नष्ट कर देते थे। दूसरा ये था कि जो जानवर थे, जो शिकार, जैसे हिरण हो गया, जो भी मवेशी हो गए, वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। उनके पीछे 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 मानव भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था उनका शिकार करने के लिए। तीसरा कारण क्या यहाँ पर बताया है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम पर आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो फल आते हैं, जो फूल आते हैं, वो अलग अलग मौसम में आते हैं बेटा। तो उस मौसम के इंतजार में वो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते होंगे। तो यह 3 कारण है कि जो हमारे
प्राचीन मानव है, या फिर आप कह सकते हो जो आदि मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे, हमारे प्राचीन मानव जो थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी पेड़ या प्राणी, पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झील, झरने, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलें का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियां अपनी बारिश के बाद ही मिल पाती हैं, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था। अब देखिए, कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब है जिनमें साल भर पानी रहता है, या फिर जिनको आप पेरेनियल रिवर कहते हैं। जैसे आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई, सिंधु हो गई। तो जो लोग उसके किनारे पर रह रहे होंगे, उन्हें तो किसी प्रकार के पानी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि आपके डिपेंड करती हैं मौसम पर, मतलब बरसात पर डिपेंडेंट करती हैं। जब वर्षा का सीजन आता है तभी उसमें पानी आता है, उसके बाद से पानी वहां पर सूख जाता है। सेम सेम गोज फॉर झील ऑल्सो, सेम गोज फॉर अदर वाटर सोर्सेज। तो ऐसी जगहों पर जो कि सदा नीरा नहीं है, साल भर वहां पर पानी नहीं रहता होगा, तो एक मौसम के समय में वहां पर पानी सूख जाता होगा। तो पानी की तलाश में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती होगी। तो यह चौथा कारण है। तो हमारे जो प्राचीन मानव थे, वो क्यों यात्रा किया करते थे, तो उसके लिए ये कुछ कारण दिए हुए हैं, उनके दिमाग में आपको रखना है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो हमारे आरंभिक मानव, जो शुरुआती मानव है, उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविद, इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पुरातत्वविद किसे कहा जाता है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर संग्राहक किया करते थे। मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन क्षेत्रों का उत्खनन करवाया, तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिनका प्रयोग ये लोग किया करते थे अपने समय में। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। हो सकता है कि इन्होंने अपने लिए पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। अब लकड़ियां हैं जो समय के अंतराल के साथ साथ खत्म हो जाती हैं, हड्डियां हैं वो भी खत्म हो गई होंगी, लेकिन पत्थरों के उपकरण जो थे वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए हैं, जिससे दूर दूर से भी वार किया जा सकता है और अपना बचाव किया जा सकता है, शिकार किया जा सकता है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो औजार बनाए थे। अब औजार कैसे हो सकते थे बाबू? औजार हो सकते थे लकड़ियों के, हो सकते थे, या फिर हो सकता है वह हड्डियों के हो सकते हैं, पत्थरों के हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो हमें औजार मिल रहे हैं वो किसके मिलते हैं बेटा? पत्थरों के मिलते हैं। ठीक है बात। अब इन औजारों का उपयोग किस में आता होगा बेटा? फल फूल काटने में आता आता होगा, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियां के मुट्ठे लगा करके, मतलब कुछ आपके पत्थर के उपकरण थे जिसके साथ लकड़ी और या फिर हड्डी के उपकरण लगा करके भाले और बाण जैसे हथियार बना दिए जाते होंगे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती होंगी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के तौर पर, मतलब आग जलाने के तौर पर किया जाता होगा, या फिर कुछ का प्रयोग झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता होगा। अब यहाँ पर दो औजार आपके दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। जैसे इस वाले औजार को देखिए, इसका जो सामने वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिससे क्या हो सकता है कि किसी पेड़ पौधे के जड़ों को खोदने में ये हेल्प करता होगा। ठीक है बात। अब इसका देखिए, इसका सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा नुकीला है, तो किसी भी जो जानवर की खाल होती है उस पे छेद करने के लिए, उसको सिलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये आरंभिक मानव की सुई हो सकता है बेटा, और ये आरंभिक मानव का फावड़ा हो सकता है, या कुछ भी ऐसे यूटेंसिल्स जो भी आप यूज करते हो आज के डेट में, जो कि पेड़ की या जड़ों को खोदने के लिए, खुरपी उर्पी होता है ना बाबू, उस तरह से ये प्रयोग किया करते थे। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं बाएं में देखोगे, इस वाले बाएं हाथ में देखो, इंसानों के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं में देखोगे, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों से सिलने के लिए किया जाता था। खाल से जो वस्त्र बनते थे उनसे उनको सिलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस तरह के आरंभिक मानव अपने औजार बनाते थे। हो सकता है लकड़ियों के भी बने हो सकता है कि उस समय के मानव जो है वो हड्डियों के भी औजार बनाए हो, लेकिन वो अभी हमें मिलते नहीं है। जो हमें मिलते हैं उस हिसाब से पुरातत्वविद जो होते हैं वो अपनी परिकल्पना करते हैं, अपनी खोज करते हैं। अब रहने की जगह निर्धारित करना, लोग कहाँ पर रहा करते थे, तो उसके लिए एक मानचित्र दे रखा है, मानचित्र 2। लाल त्रिकोण वाले स्थान वह स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेट संग्राहक के होने के प्रमाण मिले, मतलब जहां पर हंटर और गैदरर होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थान पर आखेट संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं बाबू। ठीक है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ऐप पर हिस्ट्री का बैच चल रहा है बेटा। जैसे ये एनसीईआरटी जो होती है बेटा, ये बेसिक होती है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंसेप्ट बना देती है, और कुछ चीजें होती हैं जो एक दो क्वेश्चन होते हैं जो वन लाइनर आपके यहाँ से बन जाते हैं। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो बैच है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, आप वहां से हिस्ट्री का बैच परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री के बैच के साथ साथ आपको इंडियन मैपिंग का भी बैच मिल जाएगा, वर्ल्ड मैपिंग का भी बैच मिल जाएगा। इंडियन मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग और बायो के बैचेस मैंने वहां पर शुरू किए हैं। प्लस वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट की अगर आप बात करते हो तो तकरीबन 8,000 के मॉक टेस्ट मैंने एसएससी के और रेलवे के अपलोड कर दिए हैं। उसी तरीके से आपके एसएससी जीडी का भी अपलोड हो चुका है, सीएचएसएल का भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम फीस पर है बाबू वो। ठीक है। ठीक है बात, आप उससे जाकर के एक बार ऐप पर देख लो, ऐप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे भीमबेटका यहाँ पर दे रखा है बेटा, जो एमपी में स्थित है। फिर यहाँ पर देखेंगे कुरनूल की गुफाएं हैं। फिर यहाँ पर देखें कर्नाटक में होसंगी है बेटा। ठीक है बात, तो ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां पर हंटर और गैदरर रहा करते थे, यहाँ पर मिलना जाता है। ठीक है बात, मानचित्र में सिर्फ कुछ ऐसे स्थान दिए हुए चिन्हित किए गए हैं, कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। अब आप जब ऐप में बैच परचेस कर लेंगे तो वहां पर डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है बाबू। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको वहां पर बैच मिल जाएगा बाबू। बहुत सारी चीजें, मतलब ये समझिए कि आप इतने कम फीस में आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लोगे। मतलब इतिहास ऐसा तैयार हो जाएगा कि दोबारा आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एनसीईआरटी भी आपकी तैयार करवाते जा रहा हूँ, और वहां पर आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो आपके बैच बना है वो भी है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिलते थे। अब पत्थरों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब पत्थरों की इंपॉर्टेंस में क्या है, जैसे इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। इसमें जो सबसे कठोर चट्टान होती है मेटामॉर्फिक होती है। अब मेटामॉर्फिक अगर चट्टान की बात करते हो तो वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं होगी, और उनके बनने में भी समय ज्यादा लगता है बेटा। जब रूपांतरीकरण होता है या फिर जब आप देखते हो उसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो लंबा समय लगता है, वही सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से बनते हैं। तो इसलिए वो ऐसी जगह पर ढूंढते रहते होंगे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सकते हैं। अब देखो शैल चित्र, जैसे उस समय के मानव की अगर आप बात करोगे तो वह गुफाओं में रहा करते थे। वो क्योंकि उस समय घर और थे नहीं, तो वो गुफाओं में, पत्थरों की गुफाओं में रहा करते थे। अब जो फ्री टाइम होता था उस समय वो क्या करते थे, चित्र बनाया करते थे गुफाओं की दीवारों में, जिसको शैल चित्र कहा जाता है। इनसे हमें क्या पता चलता है, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन जो इसमें क्या है बेटा, आगे एक हिरन दौड़ रहा है, उसके पीछे आदमी दौड़ रहा है। ठीक है बात, मतलब इस तरह की चीजें जो उनकी गतिविधियां हैं, जो दिन प्रतिदिन उनकी गतिविधियां होती थी, उनके बारे में यहाँ पर चित्रण करता है कि आज हमने ये किया है। जैसे आप लोग डायरी लिखते होंगे, कई लोगों का आदत होगी डायरी लिखने की, आज हमारे साथ ये घटित हुआ। वैसे ही हो सकता है वहां के लोग को लिपि नहीं था तो वो चित्र बना लिया करते थे कि इस तरह का एक जानवर था, उसके पीछे हम इस तरह से भागे थे। या फिर उन्होंने किसी को देखा होगा तो उसका चित्र उन्होंने बनाया होगा। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनसे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई, जैसे आप मिर्जापुर या फिर कैमूर पर्वत श्रृंखला में चले जाते हो वहां पर मिलते हैं। और मध्य मध्य प्रदेश में जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं वहां पर मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे यहाँ पर हिरण भागता हुआ दिखाया गया है। अब ये जो चित्रण है, ये भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित एक गुफा है, वहां का है। इस पुरास्थल की गुफाओं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं, जैसे आप घर में क्यों रहते हो बाबू, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए, उससे राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा नदी के घाटी के पास स्थित है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि ये नदी के समीप है, और जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, पानी है। इसलिए जितने भी आप कोई भी सभ्यता देखोगे, सिविलाइजेशन देखोगे, वो नदी के इर्द गिर्द ही बसी हुई रहेगी। समझे बात को, नदी के इर्द गिर्द ही बसती है, क्योंकि उसके पीछे क्या है, पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके जीवन में। फिर उसका दूसरा होता है भोजन। अब भोजन की तलाश वो जाएंगे, फिर उसका हो सकता है लौट करके वापस चले आए। तो इस तरह की गुफाएं वहां पर प्राप्त हुई हैं बेटा, जहां पर आरंभिक मानव रहा करते थे। अब पुरा स्थल क्या होते हैं बेटा, पुरातत्व के बारे में आपने समझ लिया था। पुरा स्थल क्या होते हैं, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है बात, वहां पर उन्होंने यूज किया था, फिर बाद में वो वहीं छोड़ करके चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर या कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो जिस हिसाब से जहां पर भी होगा, ये काम होता है पुरातत्विद का कि उसे खोजना। इन पुरास्थलों के बारे में आप अलग अध्याय में बताया जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसमें अब आता है बेटा आग की खोज, क्योंकि आग जो है वो मानव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं को ढूंढो। अब ढूंढते कुरनूल गुफाएं, वैसे आपको दिखाया है बेटा मैंने। कुरनूल गुफाएं ये रही बेटा, कुरनूल गुफाएं। ठीक है बात, ये है कुरनूल गुफाएं। ठीक है बात, कुरनूल गुफाएं।
अब कुरनूल गुफाओं, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, मतलब उनको आग के बारे में पता था। आग के बारे में जानकारी जो थी बेटा वो पैलियोलिथिक एज में ही हो गई थी, पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा। अब उस समय के मानव आग का इस्तेमाल किसके लिए कर सकते थे? प्रकाश के लिए, जब रात हो जाती थी तो वहां पर उजाला करने के लिए, मांस को भूनने के लिए, मांस को भून करके पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए। जो आपके डेंजरस एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ रात में निकलते हैं, प्रेडेटर्स जिसको कहा जाता है, उनको दूर रखने के लिए, क्योंकि आग से रोशनी आती है और रोशनी से वो दूर भागते हैं, प्रेडेटर्स जो होते हैं बेटा, तो उनको दूर रखने के लिए आग का प्रयोग किया जाता होगा। अब नाम और तिथियां, अब जैसे कि आपने नाम पढ़ा था, मैंने लास्ट आपको लेक्चर में बताया था कि आप इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित करते हो। अभी जो बात हो रही है बेटा वो प्री हिस्ट्री की बात हो रही है, मतलब आपके प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो रही है। अब जब आप प्री हिस्ट्री की बात करते हो या प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हो तो आप इसको किसने पार्ट में डिवाइड करते हो बेटा? तो एक होता है आपका पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, दूसरा होता है आपका मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, और तीसरा होता है आपका नियोलिथिक, नियोलिथिक। कहाँ चला गया? हाँ, नियोलिथिक, यहाँ लिख देता हूँ नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक जिसको आप बोलते हो पुरा पाषाण, पुरा पाषाण। मेसोलिथिक का होता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। और नियोलिथिक का होता है नव पाषाण, नव पाषाण। ये पाषाण काल है बेटा, तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब यहाँ पर इसी की बात की गई है। इस काल के बारे में, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वही पुरा पाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं, पैलियोलिथिक एज के नाम जाना जाता है। यह दो शब्दों से पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पुरा मतलब क्या होता है बेटा? प्राचीन। और पाषाण मतलब क्या होता है बेटा? पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है, मतलब जो प्राचीन पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थरों के उपकरण थे, उनके महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 12,000 साल पहले तक चला था। अभी काफी लंबा टाइम पीरियड है बेटा। अब इस लंबे टाइम पीरियड को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं इसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन सा है बेटा? पहला है आरंभिक, फिर आता है मध्य, और फिर आता है उत्तर पुरा पाषाण काल। इस काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड, 20 लाख से लेकर 12,000 है, तो इसको तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला होता है आरंभिक, या फिर जिसको आप बोल सकते हो लोअर, फिर मिडिल, और फिर अपर। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। समझ में आ गई बात? तीन होते हैं, लोअर जो शुरुआती है, फिर आता है मिडिल जो मध्य का है, और फिर आता है बेटा अपर, अपर पैलियोलिथिक एज। इसको डिवाइड करते हैं। मानव के इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मतलब मानव का जो विकास होता है, जैसे आपके होमो निएंडरथाल, होमो इरेक्टस, ठीक है बात, फिर उसके बाद आप बात करते हैं होमोसेपियंस। तो ये जो मानव के विकास का जो क्रम है, 99% जो मानव ने अपना विकास किया है वो इसी समय में किया है बेटा, पैलियोलिथिक काल की बात करता है ये। ठीक है, मानव का विकास यहाँ पर संपन्न हो जाता है बेटा। जैसे आप अपर पैलियोलिथिक एज में आते हैं तो मानव का विकास इस समय तक संपन्न हो चुका रहता है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जहां पर आपका आइस एज खत्म होता है और वार्म एज की शुरुआत होती है, उसको मेसोलिथिक कहा जाता है। अब यहां से क्या होता है बेटा? यहां पर आइस एज चल रही थी, आइस एज खत्म हो जाती है। उसके बाद से क्या आता है बेटा? वार्म एज आता है, तो मेसोलिथिक है। और वार्म एज आने से क्या होगा? जब तक पृथ्वी पर पूरी तरीके से आपका बर्फ ढका हुआ रहेगा तो क्या वहां पर जो आपके शाकाहारी जीव हैं, क्या वो वहां पर सरवाइव कर पाएंगे? नहीं सरवाइव कर पाएंगे। जब वॉर में जाएगा तो घास के मैदान डेवलप हो जाएंगे, घास के मैदान डेवलप होंगे तो उसके साथ साथ जो मवेशी हैं, जो आपके शाकाहारी जीव हैं, वो सब निकलना शुरू करेंगे, और उनके शिकार के लिए मानव भी बाहर निकलना शुरू करेगा। ठीक है बात? तो जो पर्यावरणीय बदलाव को दिखाता है वो समय कौन सा कहलाता है बेटा? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक, या फिर इसको बोलते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, मध्य मतलब मिडिल, और पाषाण मतलब मध्य का उपकरण, मध्य के पाषाण उपकरण। ये पूरा मतलब पुराने उपकरण, पुराने पाषाण उपकरण, ये मध्य के पाषाण उपकरण। इस समय को लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक बताया जाता है। अब देखो बेटा, अलग अलग क्षेत्रों में इनके ओवरलैपिंग भी मिल जाती है, लेकिन अभी उतना डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं जाना। छठी क्लास की पढ़ रहे हो ना, तो जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो एक मोटा मोटा बता दिया गया है। ओवरलैपिंग जो है वो अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, कई जगहों पर 8,000 तक, कई जगहों पर 7,000 तक देखने को ये मिल जाता है, साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। यहाँ पर कोर उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, और एक उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। यहां पर जो था आपके सूक्ष्म औजारों का, माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग करते थे बेटा? माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, छोटे छोटे हो जाते थे।
प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है बात। इसमें औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। मतलब पुरानी परंपराएं तो आगे आएंगी ही आएंगी ना, पुरानी परंपराएं आगे कंटिन्यू होंगी, साथ साथ यहाँ के जो नए उपकरण थे वो भी बनने लगे। फिर अगले युग की शुरुआत जो होती है, जब यहाँ पर ये समाप्त होगा तब उसका नवपाषाण आएगा। 10,000 में मोटा मोटा मान लिया गया है कि वो समाप्त हो गया, तो 10,000 से फिर शुरू हो जाएगा कौन सा आपका नवपाषाण काल। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण, नवपाषाण का मतलब क्या होता है अब बताओ। नौ का मतलब क्या हो गया, न्यू, न्यू, और पाषाण का मतलब हो गया स्टोन। ठीक है, जहां पर नए प्रकार के उपकरण बनना, स्टोन के उपकरण बनना शुरू हो गए थे, उन्हें नवपाषाण कहा जाता है। हमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम इनके इससे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इन्हें क्या नाम रहे होंगे। तो आज की डेट से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आज का नाम क्या है, तो वही होगा नाम। जैसे हड़प्पा का नाम हड़प्पा ही पड़ा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया। हो सकता है उस समय कोई और नाम हो सकता है जब सिंधु घाटी सभ्यता चली तो उस समय कोई और नाम हो, लेकिन उसके बारे में अभी हमें कुछ ज्ञान जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो आज के आधुनिक नाम के अनुसार ही हम उनका नामकरण कर देते हैं। अब देखो, बदलती जलवायु, वही मैंने आपको बताया, लगभग 12,000 साल पहले जब आपका मेसोलिथिक टाइम पीरियड होता है, पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। पूरे विश्व की जलवायु में बड़े बदलाव, गर्मी बढ़ने लगी, मतलब आइस एज खत्म हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बने, कई क्षेत्रों में ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़ हो गया, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवर, उनकी संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब जैसे घास मिलेगा उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कब ये प्रजनन करते हैं, कब इनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो धीरे धीरे जब जानकारी होगा तभी वो उनका विकास होगा। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों। तो ये किसकी बात हो रही है, जब आपने मनुष्य ने सबसे पहली बार जानवरों को पाला, वो आपके मेसोलिथिक पीरियड है। कौन सा पीरियड है बेटा, मेसोलिथिक पीरियड है, मध्यपाषाण काल है। सबसे पहली बार जो पालतू पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं वो इसी काल के मिलते हैं। साथ ही इसी काल में मछली भी का भोजन भी महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। अब जब तक गुफाओं में रहते, जब तक आइस एज था बाबू, तब तक वो गुफाओं में ही रह रहे थे, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो अलग अलग स्रोत इनको दिखने मिलेंगे। नदियों के किनारे जाएंगे तो मछलियां मिलेंगी, सारी चीजें इनको प्राप्त होंगी। तो इसको भी मार करके खा सकते हैं, जो जो जमीन पर चल रहे मनुष्य जंतु हैं उनको भी मार करके खा सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज उनको खाने के मिल गए। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत, अभी तक तो हंटर और गैदरर चल रहे थे, अब किसकी बात होगी बेटा, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब खेती और पशुपालन, पशुपालन की शुरुआत तो मेसोलिथिक पीरियड में हो गई, परंतु अगर खेती की बात करते हैं तो खेती की शुरुआत होती है बेटा नियोलिथिक में। नियोलिथिक में, नियोलिथिक में, नवपाषाण काल में। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से, मतलब जंगली जो होते हैं, उगने लगे थे। जंगली जंगली जो आपके होते हैं गेहूं जौ, वो उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्होंने, कृषि तो आती नहीं थी बेटा, तो जंगली चीजों पर ही डिपेंडेंट थे। तो ये जंगली गेहूं, जंगली जौ, जंगली चीजों के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार हो जाते थे। तो इनको ये पता चलता था इनका लोकेशन क्या है, किस प्रकार की जगहों पर ये उगते हैं, मतलब मिट्टी, किस प्रकार की जलवायु, समझ में आ गई बात, और इनका सीजन क्या है, कब ये उगते हैं, शुरुआत होती है, और कब ये पक करके तैयार हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी मिली। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। अब उस प्रकार की मिट्टी की जानकारी मिल गई, सीजन्स के बारे में जानकारी मिल गई, उनको इसके बीज मिल चुके थे। अब उसको इन्होंने रोपना शुरू कर दिया, बोना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद अनाज को उगाना इन्होंने खुद शुरू कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। ठीक है बात, पहले जंगल के ऊपर, फिर जंगलों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन पौधों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और धीरे धीरे उन्हें खुद उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। आज भी जो होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी गाय को आप एक रोटी दे देते हो, 2 दिन तक रोटी दे दो, तीसरे दिन देखो खुद आ जाएगी खाने के लिए, समझे बात को? इसी तरीके से चारा रख करके जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, मतलब कुत्ते का ही समरूपी था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे, चारा रख करके, लुभावना देख करके। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से
इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इसी तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। धीरे धीरे वो क्या बन गए बेटा, आपके एनिमल रियरिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा कर ली। कुत्ते को क्यों बनाया गया है? ये कुत्ता वो ऐसा ऑमनीवोरस जो तुम खाते वही खा जाएगा, प्लस वो आपकी रक्षा भी करता है, थोड़ा सा वो कह सकते हो कि लॉयल होता है अपने मालिक के प्रति। और जैसे कोई जंगली जानवर या फिर कोई भी आता होगा तो उसे भौंक करके उनको सचेत कर देता होगा, उनको चौकन्ना कर देता होगा, ठीक है बात, और उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प में करता है। तो कुत्ते का अपना महत्व होता है बेटा, ठीक है। अब देखोगे बेटा, घरेलूकरण की प्रक्रिया जिसको डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस कहा जाता है, लोगों द्वारा पौधे लगाना और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे या जानवरों से भिन्न होते थे, ठीक है बात। अपनाए गए जो पौधे होते थे, पौधे तथा जानवर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो हम डोमेस्टिक, जैसे अगर आप बात करते हो, जो जानवर आपको जंगल में मिलेंगे और जो जानवर आप घर में पालोगे उनमें बहुत अंतर होगा बेटा। तो वही चीज यहां पर बता रहा है। अब कैसे अंतर देखोगे, इसी वजह से यह है कि इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते होंगे। उदाहरण के तौर पर, लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, जिनके ऊपर खर्चा कम करना पड़ता था। इस वजह से लोगों ने सबसे पहले उनको अपना पालतू बनाया। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकते हैं, ठीक है बात। जिसकी डंठलें भी मजबूत हो और उनकी जो बीज होते हैं या फिर जो उनके अनाज जो पैदा होते हैं वो बड़े दाने वाले होते हैं, क्योंकि बड़े दाने रहेंगे तो ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। मतलब उन्होंने उन बीजों का संरक्षण करना भी शुरू किया कि आगे आने वाले समय में दोबारा इसको हम बो सकें। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब सीधी सी बात है, घर में कोई बाघ थोड़ी ना पाल करके रखेगा, लकड़बग्गा पाल करके थोड़ी ना रखेगा उस समय के, क्योंकि उनसे उनको सुरक्षा चाहिए। तो जो अहिंसक होते थे, जो शाकाहारी थे, पहले उनको पाले गए। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों या पौधों या धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो जो घर में पाले गए जानवर थे और जो आपके जंगल के जानवर थे, उन दोनों में भिन्नता आनी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींगें छोटी होती हैं। अब देखो बाबू, यहां पर दो दांत दे रखे हैं। अब एक दांत ये है और एक दांत ये है। अब जो दांत छोटा होगा वो पालतू जानवर का होगा, ठीक है बात। और जो दांत बड़ा है वो किस किस जानवर का है बेटा? वो आपके जंगली जानवर का है, ठीक है बात। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो ये हो गया पालतू सुअर का और ये हो गया आपके जंगली सुअर का। तो दोनों में अंतर है बेटा। यह प्रक्रिया पूरे दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। जो आज हम भोजन करते हैं तो इसी तरीके से उनका जब डोमेस्टिकेशन हुआ था, उनका जब घरेलूकरण हुआ था, तभी उस तरह की फसल उगना शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं तथा जौ आते हैं। नहीं बाबू, अब बदल चुका है। गेहूं और जौ की जगह पर अब आता है बेटा चावल। अब आता है बेटा चावल। जैसे गेहूं की अगर आप बात करते हैं तो मेहरगढ़ से जो प्राप्त हुआ है वो लगभग 7,000 ईसा पूर्व का है। लेकिन वहीं पर जो चावल का अवशेष आपको प्राप्त हुआ है, जो लहुरा देवा सभी संत कबीर नगर से प्राप्त हुआ है, तो वहां पर जो चावल का अवशेष मिला हुआ है वो लगभग 8,000 से 9,000 साल पहले का है। 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व का है चावल, ठीक है बात। तो इसमें थोड़ा सा, ये पुरानी किताब है ना बाबू, तो इसमें थोड़ा सा अपडेट नहीं है, तो इसको अपडेट कर लेंगे। सबसे प्राचीन फसल अगर भारत के क्षेत्र में देखेंगे तो चावल का है, और उसके बाद आता है गेहूं और जौ आते हैं। इस तरह से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले कुत्ते बनाए गए थे, उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब एक नवीन जीवन शैली। अब अनाज का उपयोग किसके किसके तौर पर कर सकते थे बेटा? वो लोग बीज के रूप में कर सकते थे, खाद के रूप में कर सकते थे, उपहार किसी को भेंट देने के रूप में कर सकते थे, और भंडारण के लिए कर सकते थे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो करके देखो, तुम पाओगे कि इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ समय लगता है। अब इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लगते हैं, या साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय पर रहना पड़ता था। मतलब अगर उन्होंने बुआई कर दी या खेती करना आरंभ किया तो अब उन्हें एक जगह पर रहना, जैसे अभी तक वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे बाबू, अब क्या होगा, वो एक जगह पर टिकना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बो दिए हैं। अब उसकी देखभाल करना और उसके अनाज को उगने में महीने लगते थे, किसी में साल लगते थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता था। बीज बोने से लेकर के फसल के पकने तक
पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि आगे के लिए उन्हें इन सारी चीजों के लिए उसे बचाना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। ठीक है, भोजन और बीज मतलब आगे के लिए यूज करना और अपने इस समय के लिए खाना है। इसलिए लोगों ने इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, अब इनको स्टोर करने की बात सोचनी। अब एक जगह पर रुक चुके हैं, अभी तक घूमते थे, जंगलों पर डिपेंडेंट थे, जंगलों से अब इनको सारी चीजें मिली, वहां से ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने खेती करना आरंभ किया। और जब इन्होंने खेती करना आरंभ कर लिया, तब इन्होंने बीज के बारे में और अनाज को, अब इन अनाज की जानकारी इकट्ठा कर ली, उनके प्रयोग के बारे में सीखा। अब इनका भंडारण करने के लिए इनको क्या करनी पड़ी बेटा, अब अलग अलग स्टोर हाउस बनाने पड़ेंगे। बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अब स्टोर करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और जमीन में गड्ढा खोदा, जो वहां पर रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते या इनका उपयोग करते होंगे? आपका जवाब, अपने जवाब का कारण बताओ, बताओ जल्दी से। क्या शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते होंगे? बिल्कुल बनाते होंगे बेटा, क्यों नहीं बनाते होंगे? जो शिकारी होंगे वो मांस को पकाने के लिए, भुनने के लिए, खाने के लिए, या फिर उनको स्टोर करने के लिए बनाते होंगे। भोजन संग्राहक थे तो वो तो बिल्कुल बनाएंगे ना बाबू, जो आपके गैदरर्स थे वो तो बिल्कुल बनाया करते होंगे। तो ये सब है, ठीक है बात। जानवर चलते फिरते खाद, क्योंकि देखो, इसको एक 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 तरह से और समझ सकते हो। मान लो कि आप, अभी तक रिसोर्सेस कम है क्योंकि आइस एज चल रहा है बेटा, आइस एज चल रहा है। अब आइस एज चल रहा है तो उपलब्धता संसाधनों की कम होगी। अगर संसाधनों की उपलब्धता कम होगी तो वो एक बार के लिए किसी जानवर को मान लो मार दिए, अब उसके मांस को या उनकी सारी चीजों को वो रखे रहेंगे और लंबे समय तक उसका उपभोग करेंगे, क्योंकि आगे पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस समय सरप्लस इकोनॉमी तो थी नहीं ना। उस समय क्या थी बेटा, आपकी कम इकोनॉमी में संसाधन कम थे। उस समय की अर्थव्यवस्था एक तरह समझो कि पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट थी। मिला तो मिला, नहीं मिला तो कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। तो अगर कोई बड़ा जानवर मिल जाता था तो उसे उन्हें संरक्षित करना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता होगा। हाँ, मानते हैं उनके अवशेष हमें आज के डेट में प्राप्त नहीं हुए हैं, पर जरूर वो उस समय भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की भंडारण की प्रक्रिया को अपनाते होंगे। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, अब जानवर जो होते हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिनकी संख्या, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अगर जानवरों भी का भी देखभाल किया जाए तो उनकी संख्या भी बढ़ती ही रहती है। साथ ही उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध भी प्राप्त होता है। आज भी हम उसका सेवन करते हैं बेटा, प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन एक भोजन भंडारण का तरीका है। वो चलते फिरते कैसे हैं बेटा, आपके खाद्य पदार्थ हैं। चलते फिरते क्या है बेटा, खाद्य भंडारण है। उनसे दूध प्राप्त होता है, उनसे मांस प्राप्त होता है, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है, ऊन मिलता है, रेशम के भी उत्पादन शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है बेटा, आप उसको सोच सकते हो। आज जानवरों का उपयोग किस किस चीजों के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। हल के लिए, खेत की जुताई के लिए कर सकते हैं, कई क्षेत्रों में बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। आप इस पर विचार करिएगा, आज अपने आसपास देखिएगा क्या क्या चीजों के लिए प्रयोग में आता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2 को देखो, अब मानचित्र 2 को देखते हैं बेटा। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? अब नीले वर्ग को देखते हैं बेटा, जो ऊपर दिया हुआ था, नीले वर्ग, ठीक है बात। अब नीले वर्ग कौन कौन से, देखो यहाँ पर मेहरगढ़ है, सबसे पहले दिमाग में लोकेट कर लो, मेहरगढ़ है। जम्मू कश्मीर में आओगे तो यहाँ पर बुरजहोम मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आओगे कोल्डीवा मिल जाएगा आपको, कोल्डीवा जो मैंने आपको, जैसे लहुरा देवा आपका यहाँ पर है बेटा संत कबीर नगर में, कोल्डीवा आपके बिलन नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। महगढ़ा है। फिर यहाँ पर आ जाओगे बिहार में तो चिरांद वाला क्षेत्र मिल जाता है। फिर यहाँ पर दाउजालो हेडिंग है बाबू, असम वाले क्षेत्र में। फिर नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर हल्लूर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाओगे पेयमपल्ली मिल जाएगा, ठीक है बात। ये सब कैसी पाषा कैसे कैसे है बेटा, नवपाषाणिक पुरास्थल है। कैसे है, नवपाषाण। फिर से देख लो, एक तरफ यहाँ पर मेहरगढ़ मिल रहा है, ऊपर की तरफ बुरजहोम मिल रहा है। बुरजहोम जम्मू एंड कश्मीर है। बुरजहोम कहाँ पर है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में है। यूपी वाले क्षेत्र में आ जाओगे बेलन नदी वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर कोल्डीवा मिलेगा। फिर यहाँ पर मिलेगा मगधा मिलेगा। फिर बिहार वाले क्षेत्र में आ जाओगे चिरांद मिल जाएगा यहाँ पर। इधर आ जाओगे नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे तो दौजालो हेडिंग मिल जाएगा। साउथ में आ जाओगे तो पेमपल्ली मिल जाएगा, और इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में हल्लूर मिल जाएगा। पेमपल्ली और हल्लूर मिल जाएगा, ठीक है बात। चलो अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है ये। ठीक है, नीले रंग के वर्ग दिख रहे होंगे, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे
यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अब पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है, पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे कुछ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में है, और पूर्वी या दक्षिणी भारत में पाए गए, ईस्ट या साउदर्न इंडिया में, जैसे पेमपल्ली हो गया, हल्लूर हो गया, दक्षिण में हो गया। अगर पूर्वी की बात करें तो दाऊजाली हेडिंग हो जाता है बेटा, दाऊजाली हेडिंग हो जाता है, चिनाद हो जाता है, मगधा हो जाता है, फिर आपके बाद फिर उसके बाद लहुरा देवा हो जाता है, ठीक है बात। फिर उसके बाद उत्तर में जम्मू कश्मीर में आपका बुरजहोम हो जाता है, गुफकराल वाले क्षेत्र हो जाते हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आ जाते हो तो वहां पर आपका मेहरगढ़ वाला क्षेत्र हो जाता है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं, ठीक है बात। अब यहाँ पर बस्तियां थी कि नहीं, इसके लिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों का अध्ययन, नमूने का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं। जल गए होंगे तो बचे हुए हैं बेटा। ऐसा लगता है कि ये गलती से या जानबूझकर जलाए गए होंगे, गलती से या फिर जानबूझ करके जल गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि इस समय के लोग, जो नवपाषाण के लोग थे, वो पशुपालन भी किया करते थे और खेती भी किया करते थे, ठीक है बात। अब स्थायी जीवन की ओर, कहां से रेगुलेटरी शुरू हो गई थी, कहां से वह स्थायित्व आ गया था जीवन में। पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुरा स्थल, कुछ आपके साइट्स पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे चौपानी मांडो वाला क्षेत्र हो गया। बुर्जहोम वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर मिला था बेटा, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है, ठीक है बात। पिट ड्वेलिंग कहा जाता है, गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में ठंडक बहुत ज्यादा होती थी बेटा, इसलिए वो जमीन में गड्ढा खोद करके रहते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली, अंदर भी आग जलाते थे और बाहर भी जलाते थे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, तो गर्मी का मौसम होता होगा तो बाहर आ जाते होंगे, ठंडी का मौसम होता होगा तो अंदर आते आ जाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे पुरा पाषाण उपकरण युगीन उपकरण से भिन्न है, मतलब ऐसे जो उपकरण जो इस समय मिले हुए हैं बेटा, वो पुरा पाषाण कालीन जो उपकरण थे उनसे बहुत ज्यादा भिन्न है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, नवपाषाण युग का उपकरण बोला जाता है, इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, मतलब उनके ऊपर पॉलिश कर दिया जाता था, जिससे उनकी धार क्या हो बेटा, और ज्यादा पैनी हो गई। तो आपने देखा, पहले कोर उपकरण बने थे, उसके बाद माइक्रोलिथ आए, अब उसके बाद पॉलिश्ड उपकरण आ गए। ये पूरा पाषाण हो गया, ये आपका मध्य पाषाण हो गया, और पॉलिश उपकरण नव पाषाण में आ गए। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज 1000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। तो उस समय पत्थर के बनते थे, आज भी पत्थर के बनते, ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। कुछ औजार किसके बनाए जाते थे, हड्डियों के बनाए जाते थे। तो ये इस प्रकार के कुछ उपकरण आपको देखने को मिलते हैं नौपाषाण युग के। ये देखो, ये उपकरण है, ये उपकरण है, ये उपकरण है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर आपके मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब इन पर कुछ चित्रकारियां कर दी जाती, कुछ चीजें बना दी जाती थी कि सुंदर लगे, डेकोरेशन करिए। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। खाना बनाने के लिए पहले पहले जो बर्तनों का मेन मेन मोटिव था वो था खाद्य का संरक्षण करना। अब धीरे धीरे वो खाना बनाने के लिए भी प्रयोग में करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज, चावल, गेहूं, दलहन, दाल के अनाजों को जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, तब इन्होंने इसको पकाने के लिए प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। साथ में अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। कपास का भी उत्पादन इस समय से शुरू हो गया था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने 1000 साल के दरमियान ही धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है बात। तो जैसे कि हर जगहों पर एक साथ डेवलपमेंट नहीं होता है, आज भी आप देखते होंगे, क्या विकास एक ही साथ हर जगह का हो जाता है बाबू? नहीं। आप एक राज्य की अगर आप एक जिले की ही बात कर लो बाबू, एक साथ हर जगह विकास नहीं संभव है। धीरे धीरे विकास होता है, तो वही काम यहां पर भी होता था। एक साथ विकास नहीं होता है, धीरे धीरे विकास होता है बेटा, ठीक है बात। देखिए,
अब एक जगह का सूक्ष्म निरीक्षण दिया हुआ है, और वो जगह कौन सी है बेटा? मेहरगढ़। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ को ढूंढो। अब मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है बेटा? मैं बता देता हूं आप लोगों को, ऊपर आपको दिया हुआ है। ज्यादा ऊपर चला गया? हाँ, देखो ये रहा मेहरगढ़, जो कि आज के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है। अगर आप देखेंगे तो आपके हिंदुकुश पर्वतमाला के पास आपको ये देखने को मिलता है मेहरगढ़। ठीक है बात। वहां पर एक दर्रा है बोलन दर्रा, वहां पर ये देखने को मिलता है मेहरगढ़। ठीक है। ठीक है, मेहरगढ़ को ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था। जैसे अगर प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का अगर आप देखोगे तो बागौर है। बागौर कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में है। और आदमगढ़ कहाँ पर है बेटा? एमपी में है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मेहरगढ़ की बात की जा रही है। अब मेहरगढ़ वाले क्षेत्र को अगर देखोगे तो यहाँ पर बरसात की मात्रा कम होती है, तो क्या यहाँ पर चावल का उत्पादन होगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या उगेंगे बेटा? गेहूं उगेंगे और जौ का उत्पादन होगा। और भेड़ बकरी पालना इन्होंने शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिसमें हिरण है, सुअर है तथा जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां यहाँ पर मिली। मतलब इन जानवरों का ये पालन किया करते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हुए हैं। इस तरह के घर मिले हुए हैं बेटा। इस तरह का एक चित्र होगा मेहरगढ़ का। चौकोर या आयताकार आपके घरों के चित्र मिले हुए हैं। प्रत्येक घर में चार, एक, दो, तीन, चार ज्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ को संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनाज रखा हुआ है। इस वाले क्षेत्र में देखो, यह जो दो बनाया था मैंने, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर स्टोर हाउस है, यहाँ पर कुछ और सामान रखे गए हैं। ठीक है, पर भंडारण के काम में आते होंगे। मतलब यहाँ पर ये स्टोर हाउस की तरह जो भी अनाज उगाते थे वहां पर उसको स्टोर करने के लिए रखे करते थे। मृत्यु के बाद क्या होता था बेटा? सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। ठीक है, उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा। ठीक है बात, मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, बहुत सारी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। जैसे कुत्ते को दफनाने का प्रमाण जो है बुर्ज होम से मिला हुआ है बेटा। कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है बेटा? बुर्ज होम से मिला हुआ है। वहीं बकरी को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है बेटा? मेहरगढ़ से मिला हुआ है। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। अगर वो किसी और जगह पर जाता है तो वहां पर खाने के लिए रखा गया है। उसी तरीके से देखो ये अवशेष मिले हुए हैं। साथ में ये देखो मृतक है, उसके साथ देखो बकरी को यहाँ पर साथ में दफनाया गया है। ठीक है बात। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? पहचान सकते हो? देखो ये बकरी है, नहीं ये आदमी है। उसके साथ यहाँ पर क्या है बेटा? बकरी का यहाँ पर कंकाल है। ठीक है बात। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर 2 है ये समाप्त हो जाता है। ये कुछ प्रश्न हैं जिसको आप लोग देखेंगे, और जो ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा वो इसके क्वेश्चन को लिख करके देख सकते हैं। जो भी चीजें आपने पढ़ी है अपने शब्दों में लिख करके देख सकते हैं। और आप चाहें तो उसे आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसे चेक करके उसमें जो जो गलतियां होंगी वो आपको बता सकता हूँ। ठीक है बात। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरे लेक्चर समझ में आ रही, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं और लेक्चर आपके लिए बनाता रहूं, और एनर्जी के साथ बनाता रहूं, और उत्साह के साथ बनाता रहूं। और अपने हितों, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को बताइए कि ऐसा एक है, एक सर हैं जो पढ़ा रहे हैं इस तरह से इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए। ठीक है। और जिसको बैच चाहिए होगा, मिनिमम से मिनिमम फीस पे आपको ऐप पर बैच मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के हिस्ट्री का बैच, इंडियन ज्योग्राफी का बैच, वर्ल्ड मैप का बैच, बायोलॉजी का बैच आप ले सकते हो। जैसे ये 4 बैच कंप्लीट होंगे फिर इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का बैच मैं ओपन कर दूंगा। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के भी बैचेस वहां पर मैंने डाल दिए हैं। जिसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना होगा वो वहां पर ले सकता है। 8,000 है, 1,000 है, मतलब बहुत सारे टेस्ट वहां पर हैं। आप देते जाओगे साल भर में, अगर आप टेस्ट ही टेस्ट लोगे तब भी वो टेस्ट खत्म होने वाले नहीं है। समझे बात को? इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।